हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं। तो पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि इतिहास आखिर होता क्या है। तो इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला इति, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही, ह जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से, और अंतिम होता है तीसरा शब्द है आस, जिसका मतलब होता है था। अर्थात इतिहास का आप लोग डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटित हुआ हो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। या बहुत सारे शब्द में इसको दे सकते हैं कि बीती हुई बातों एवं घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो आइए साथियों, अब आपको ये जानकारी लेना चाहिए, होना चाहिए कि इतिहास का जनक कौन है। तो साथियों, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। जी हाँ, हेरोडोटस को, जिनका जन्म 484 ईस्वी पूर्व हुआ था। और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखना है कि इतिहास, भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है, जो कि गुप्त के काल में भारत आए थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इतिहास में थोड़ा एक संक्षेप में इस जानकारी को याद रखना है। आज आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं कि खूनी रविवार क्या है। इस क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अक्टूबर क्रांति क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे मैगलेन युग, मैटरनिक युग क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज के क्लास में आपको बताने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम जो कि 2022 में बोर्ड देने वाले हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरह से पूछा ही जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं एकदम कहानी के। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है, या इसी क्वेश्चन को आपको किस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे किसी तरह से पूछा जाएगा, आप यहाँ से एक बार भी नहीं घूम सकते हैं और अच्छे ढंग से यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि खूनी रविवार क्या है, या क्वेश्चन इसी को लाल रविवार भी बोला जाता है। ठीक है, ये घटना रूस में हुआ था। ठीक है, रूस की पहली क्रांति था, तो उसमें हुआ था, जिसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग लाल रविवार के नाम से पता कर जानते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्वेश्चन पूछने का है कि रूस के इतिहास में 22 जनवरी 1905 का दिन लाल रविवार के रूप में प्रसिद्ध है, क्यों। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 टर्म से पूछा जाता है। तो आइए, आपको आंसर इसका जो होगा बिल्कुल सिंपल तरीका से होगा। आप ये नहीं कि जैसे आपको यहाँ पे लिख दिए हैं सेम वही टॉपिक, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो देखिए, रूस में एक घटना हुआ था। रूस में टोटल 2 क्रांति हुई थी, जिसमें पहली क्रांति का नाम था यहाँ पे, जिसको हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। ये घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस में हुआ था, जिसमें रूस की जनता ने रोटी दो का नारा लगाते हुए रूसी सम्राट, यानी रूसी जार जो होते हैं, रूस में राजा को क्या कहा जाता है, सम्राट को जार बोला जाता है। तो 1 नंबर के लिए आप याद रखिएगा कि रूसी सम्राट को हम लोग जार बोलते हैं। ठीक है, जार बोला जाता है। तो उसके महल को घेर लिया था, जिस पर इन निहत्थों लोगों पर, मजदूरों पर सेना ने अधिक गोलियां चलाकर इनको घायल कर दिए थे और मार दिए थे। इसीलिए वो दिन था रविवार, इसलिए हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी की बात है, जापान से पराजय के बाद। देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो है जापान अपने एशिया का एक छोटा सा देश होता है, जिससे रूस की हार हो जाने से नाक कट जाता है रूस का, जिससे वहाँ के पब्लिक जो है बौखलाहट के साथ वो क्रांति करने, मतलब आंदोलन करने पे आतुर हो जाते हैं, और वो वहाँ पे क्रांति होता है, जिसमें क्या होता है, रूस के पराजय के बाद रूस में क्रांति हो गई, जिसमें रूस की जनता ने 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रोटी दो का नारा लगाते हुए रूसी जार का मतलब समझ रहे हैं, वहाँ के जो उस समय जार था यानी राजा था, के महल को घेर लिया, जिससे इन निहत्थे लोगों पर सेना ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु तथा घायल हुए। चूंकि वह दिन था रविवार, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं खूनी रविवार के नाम से जानता है। अब आप यहाँ पे बात थोड़ा समझ लीजिए
कि ये रूस की हार क्यों हुआ था। बात रियलिटी है कि यहाँ पे एक छोटा सा देश एशिया और इनसे कैसे हारा रूस। देखिए 1917 की बात है, जिस समय हुआ था यहाँ पे 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो था सो क्या था कि रूस का जो है लड़ाई कहीं और हो रहा था, और रूस की क्या था यहाँ पे सेना बंटवारा हो गया था, जिसके कारण वो जापान से क्या हो गया था, हार गया था। स्वाभाविक है, कोई भी देश होता है जब एक छोटे देश से हार जाए एक बड़ा देश, तो इससे क्या हुआ था, रूस का घमंड टूट गया था, ठीक है, ये युद्ध के बाद। तो इसी युद्ध में लोग जो आंदोलन किया था, क्रांति किया था, जिस पर निहत्थों पर अधिक मतलब गोली चला करके सभी को मार दिया गया था, अधिकांश लोगों को। तो उस दिन को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अब आप कहिएगा कि 22 जनवरी, यहाँ पे था दो कैलेंडर था, एक था ग्रेगोरियन कैलेंडर था, एक था जूलियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन था 22 जनवरी, जबकि यहाँ पे जूलियन कैलेंडर के अनुसार था 9 जनवरी, रविवार का दिन था, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्या है, यानी अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर क्रांति क्या है या फिर बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका शॉर्ट है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जानने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। और आपको यहाँ पे रूस में हुए मुख्य रूप से दो क्रांति का पूरे आपको यहाँ पे हिस्ट्री आपको सुनाने वाले हैं, एकदम कहानी के तौर पे। तो चलिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसका आंसर जो है सटीक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर क्रांति क्या है या फिर इस बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सटीक आंसर, जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से मिलेगा, 1 नंबर भी चेक करने वाले काट नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल ने बलपूर्वक रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इतिहास में इस घटना को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसके अनुसार वह दिन था 25 अक्टूबर था, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। नहीं तो ये घटना जो हुआ था 7 नवंबर को ही हुआ था, ठीक है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो दिन था 25 अक्टूबर। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए और सुनिए, क्योंकि समझी हुई बात और सुनी हुई बात ही एग्जाम में आप 80% स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है। ये प्रूफ किया हुआ है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि रूस में जो हुआ था मुख्य रूप से 2 क्रांति हुआ था। एक क्रांति हुआ था आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी क्रांति हुआ था आपका 1917 में, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं अक्टूबर क्रांति, ठीक है। देख रहे हैं 1917 में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1905 में जो हुआ था क्रांति, वह पहला क्रांति था रूस का, जिसमें लोगों ने क्या किया था, रोटी दो का नारा लगाते हुए रूसी जार के महल को क्या किया था, घेर लिया था। तो रूस के जार ने बचने के लिए बोला कि लगाओ सबको भूंज दो। तो सेना को क्या बोला था, ऑर्डर दिया था कि सभी को गोली मार दो। तो लगभग हजारों लोगों की इसमें क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। तो उस दिन को हम लोग खूनी रविवार बोले, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको लाल रविवार भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ 1917 में हुआ था, यहाँ पे 2 घटना हुआ था। 1917 की क्रांति में 2 घटना हुआ था, एक हुआ था फरवरी क्रांति और दूसरा हुआ था अक्टूबर क्रांति। तो हम लोग यहाँ पे अक्टूबर क्रांति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे बिल्कुल तरह से कि रूस में 2 क्रांति हुआ था। तो पहले क्रांति को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जाने, और दूसरे क्रांति को क्या जाने, फरवरी क्रांति, और एक क्या होता है, अक्टूबर क्रांति। अब हम लोग बात करते हैं ये बोल्शेविक दल क्या था। देखिए रूस में था, 2 दल में बट गया था सत्ता को हाथ में लेने के लिए। एक थे बोल्शेविक दल जिसमें बहुत लोग आते थे, बहुमत वाले थे, और एक थे मोनशेविक दल। तो बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन। इस चीज को याद रखिएगा, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? तो लेनिन थे, जिन्होंने क्या किया था, 1917 में बलपूर्वक रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने का मुख्य कारण था कि 1917 में जो था प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। आपको याद होना चाहिए कि विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। तो 1917 में हो ही रहा था युद्ध, उसमें क्या रूस भी भाग लिया हुआ था, रूस भी लड़ाई कर रहा था। उस समय सत्ता क्या था, कमजोर पड़ा हुआ था वहाँ। और लेनिन ने क्या किया था, बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने मौका देखते हैं क्या किया था, सत्ता पे आक्रमण कर और रातों रात कब्जा कर लिया था। समझिए, रातों रात चोर के तरह आया और सीधे सबको भूंज भांज के और सत्ता को रातें रात अपने नाम कर लिया था। उसका नाम क्या है, लेनिन। याद रखिएगा, जिसका मृत्यु कब हुआ था,
1924 में हुआ था लेनिन का मृत्यु, जो बोल्शेविक दल का नेता था। तो बिल्कुल तरह से याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग। यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग क्या है या किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, और जितना भी आपको पीछे बता रहे हैं ये सभी आपको 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेम टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए इसका क्या हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सर्व मतलब सभी लोग आता है, हारा मतलब सभी तरह से व्यतीत करने वाले, जीवन यापन करने वाले लोग इसमें आते हैं। तो इसका आंसर होगा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो क्या हुआ आंसर, यहाँ पे याद रखिएगा कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, मैटरनिक युग क्या है, मैटरनिक के बारे में देखेंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मैटरनिक के बारे में, ठीक है। मैटरनिक युग क्या है या प्रतिक्रियावादी युग किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरह से रह सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर इसका सेम होगा, एक होगा। और मैटरनिक के बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे और आपको यहाँ पे बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है मैटरनिक युग। तो देखिए मैटरनिक युग जो चला था 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को इतिहासकारों ने मैटरनिक युग बताया, ठीक है। मैटरनिक युग या फिर प्रतिक्रियावादी काल कहा, क्योंकि इस काल में यूरोपीय राजनीति पर यानी पूरे यूरोप में जो था मैटरनिक जो है पूर्ण तरह जो है छाया हुआ था, मैटरनिक छाया हुआ था। मैटरनिक हमेशा क्या करता था, पुरातन व्यवस्था यानी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। इसका मूल मंत्र था कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। इसका मंत्र कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, यानी पुराने निरंकुश शासन था। मैटरनिक जो था कैसा था, निरंकुश शासन, जिससे पब्लिक हमेशा जनता क्या रहते थे, नाखुश खुश नहीं रहते थे, ठीक है। और ये तो हमेशा चाहते थे, मतलब प्रतिक्रियावादी, इस पर कोई जो है आरोप नहीं लगा सकता है कोई भी, और कोई भी पब्लिक तक सही न्यूज नहीं जाता था। यहाँ तक कि प्रेस यानी पेपर जो छपता है वहाँ तक सब पर प्रतिबंध लगाए हुए थे मैटरनिक, ठीक है। इसीलिए ये पूरे यूरोप में छाया हुआ था और सभी जगह ये चाह रहा था क्या, कि सभी जगह यही निरंकुश शासन रहे और सभी जगह कोई परिवर्तन, चेंजिंग नहीं। ये इसका मूल मंत्र ही था कि शासन करो, परिवर्तन नहीं होने दो, ठीक है। इसका मूल मंत्र था। उसके बाद एक और है इसका, इसने एक नारा दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप का यानी बाकी यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये 2 टॉपिक याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा कि 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को इतिहासकारों ने मैटरनिक युग या प्रतिक्रियावादी काल या फिर युग कहा, क्योंकि इस काल में यूरोपीय राजनीति पर मैटरनिक छाया हुआ था, एकदम वो उसका जलवा था उस समय, ठीक है। मैटरनिक हमेशा पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता था, इस कारण से भी इस युग को मैटरनिक युग बोला जाता है। तो आपको सुनकर समझकर बिल्कुल तरह से याद रखना है। ये जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक जो आप लिखे हैं बुक अपने कॉपी में वही एक एक लिखना है, बट आपको समझे हुए चीज़ को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को ध्यान से, उसके बाद आंसर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्रबल होता है समझने में या किसी तरह की प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था, क्या बाधाएं थी ऑस्ट्रिया, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो देखिए ऑस्ट्रिया जहाँ के चांसलर मैटरनिक थे, जो कि आपको मैटरनिक युग में नहीं बता पाए थे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मैटरनिक थे, जिन्होंने क्या बोले थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और क्या था उसका मूल मंत्र
कि शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये मेटरनिक युग में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। और मेटरनिक कैसा शासन चाहता था? प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी। वो हमेशा चाहता था कि पब्लिक को मतलब दबा के रखे, और पब्लिक उनसे नाखुश रहते थे। उनका युग था, मतलब उनका कब तक काल था? 1815 से 1848 तक वो किया था राज, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आते हैं। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? तो पहले आपको ये जानना होगा कि एकीकरण के मतलब होता क्या है। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जब कोई परिवार किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा के कारण जब वो बिखर जाते हैं तो उसको इकट्ठा करने का जो नीति होता है वही एकीकरण कहलाता है, ठीक है। एकीकरण का मतलब, जर्मनी और इटली का एकीकरण का मतलब ये सब जो था बिखरा हुआ था, इसलिए इसको इकट्ठा करना था, ठीक है। तो उसी को हम लोग एकीकरण कहते हैं। तो देखिए, जर्मनी तथा इटली, अगर एक कोई जो है, दोनों का दुश्मन एक ही था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। दोनों का दुश्मन क्या था? ऑस्ट्रिया था। अगर इसका काम हो जाता तो क्या होता? ये हो जाता है एकीकरण, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ पे आपको लिख चुके हैं और इसको समझाएंगे भी आपको भाषा के रूप में याद कराने के लिए। तो ध्यान इधर दीजिएगा। क्या है? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया जो था सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि वहाँ घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन कौन था? मेटरनिक था, ठीक है। जिसे बिना हटाए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, और इटली का भी संभव नहीं था। जब ऑस्ट्रिया नहीं हारता और उसको नहीं हटाया जाता रास्ता से, तो इटली या फिर जर्मनी किसी का भी एकीकरण नहीं होता। तो ठीक है, तो संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए यानी उसको हराने के लिए उसे युद्ध में हराना, ठीक है, उससे युद्ध में क्या करना था? हराना जरूरी था। इसके लिए क्या करता है? इसके लिए जरूरी था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत हो। जब आप किसी से लड़ाई करने जाते हैं तो पहले कहते हैं कि पहले लाठी वाला जो होता है ताकतवर लाओ, एक AK-47, AK-56 सब कुछ 140 क्या करते हैं? रख लेते हैं, तभी ना। तो ये क्या था? ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जर्मनी ने क्या बोला? ये हमें सैनिक पहले सबसे पहले हमको सैनिक दृष्टि, यानी सैनिक को क्या करना चाहिए? हम लोग को मजबूत करना चाहिए, खिला फिला के हट्टा कट्ठा बना के, तब तो वहाँ लड़ेगा जवान। क्योंकि लड़ने तो नहीं जाएगा सेना, मतलब सेना जाएगा लड़ने तो नहीं जाएगा, वहाँ पे जो है बिस्मार्क तो नहीं जाएगा या विलियम प्रथम तो नहीं जाएगा। जाएगा कौन लड़ने? सेना जाएगा। तो सेना को क्या किया? मजबूत किया, योजना बनाई, तो सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। तो परसा देखिए क्या होता है? तो ये जर्मनी का ही एक पार्ट था। जर्मनी जो बिखरा हुआ था तो 3-4 चरण में बटा हुआ था। एक उत्तरी था, एक दक्षिणी। तो दक्षिणी यहाँ पर था, उत्तरी जो था परसा में था। परसा का प्रभाव जो था जर्मनी में सबसे अधिक था। वह यहाँ के राजा जो था सो विलियम चतुर्थ था, जिसके मृत्यु के बाद यहाँ पे बना था विलियम प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर के राजा विलियम प्रथम ने इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाने का योजना बनाई। एक सैनिक शक्ति बढ़ाने का योजना बनाया कि इस तरह से हम लोग सेना का बहाली निकालेंगे, उसको खिला पिला के मजबूत करेंगे, ठीक है। तो बहाली निकाला, ठीक है, और सैनिक योजना पर ध्यान दिया, तो बनाए। तो विलियम प्रथम, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है? प्रथम है। तो विलियम प्रथम के इस नीति के कारण जर्मनी का चांसलर जो था बिस्मार्क था। जर्मनी के चांसलर कौन था उस समय? बिस्मार्क, जिन्होंने क्या किया था? रक्त और लौह का अवलंबन किया था, इसीलिए किया था। यहाँ पे ये कारण भी बताएंगे आपको कि ये रक्त और लौह का अवलंबन किसने, मतलब क्यों किया था। तो जो चांसलर यानी प्रधानमंत्री होता है, चांसलर था, ठीक है। इस नीति से, विलियम प्रथम की इस नीति से जो है बिस्मार्क ने क्या हुआ? खुश हुआ। और वहाँ जर्मनी के मतलब नीति के कारण जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने, यहाँ पर देखिए बिस्मार्क ने रक्त, यहाँ पर देखिए है ना, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? संभव हो पाया। इसमें एक युद्ध हुआ था। बिस्मार्क 3 युद्ध किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। 3 युद्ध में लास्ट युद्ध हुआ था यही ऑस्ट्रिया से हुआ था, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। इसको हम लोग सेडोवा युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1822 में शायद हुआ था, थोड़ा यहाँ पे डाउट है। तो ये हुआ था, सेडोवा युद्ध हुआ था। इसमें किसके बीच हुआ था? परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। तो किसकी हार हुई थी? इस बात को याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, ठीक है, और परसा की जीत हुई थी। और इसी के साथ जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था, नहीं इकट्ठा हुआ था। और जर्मनी के साथ साथ इटली का भी हो गया था, ठीक है। तो इटली के हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 3 थे महानायक, मैजनी, गैरिबाल्दी और काउंट काबूल। तो इस तीनों के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको मैजनी पूछे, मैजनी के बारे में भूमिका, या फिर गैरिबाल्दी या फिर काउंट काबूल। तो ज़्यादातर यहाँ पे गैरिबाल्दी या फिर मैजनी पूछा जाता है। तो उसका वीडियो आपको सटीक आंसर लेकर आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको मात्र 5 क्वेश्चन मिला है इस वीडियो में, शेष क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो ये पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके हमारी हौसला को उतना बुलंद कीजिए कि मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए लाए।
और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इसके लिए बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।